पश्चिमी राजस्थान के थार रेगिस्तान में एक नदी बहती है जिसकी कहानी ना किसी पहेली से कम नहीं है। ये कहानी है लूनी नदी की। एक ऐसी नदी जो रेगिस्तान के नियमों को अपने ही अंदाज में लिखती है। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, लेकिन जी हाँ, लूनी की हकीकत बिल्कुल यही है। सोचिए, एक ही नदी की धारा जो अपने सफर के बीच में ही अपना मिजाज और अपना स्वाद दोनों बदल लेती है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा होता कैसे है। आइए इस रहस्य को सुलझाने के लिए इसके जन्म की कहानी से ही शुरू करते हैं। देखिए, हर शानदार कहानी की तरह लूनी की कहानी भी उसके जन्म की परिस्थितियों से ही जुड़ी है। और इसका जन्म भी कोई आम नदियों जैसा नहीं है, बल्कि दो धाराओं के मिलने से होता है, और वहीं से इसे इसका असली नाम मिलता है। तो होता यह है कि ये निकलती तो है अजमेर की नाग पहाड़ियों से, पर तब इसका नाम लूनी नहीं, सागरमती होता है। फिर आगे चलकर गोविंदगढ़ में पुष्कर की पहाड़ियों से एक और धारा आती है जिसका नाम है सरस्वती। और जब ये दोनों धाराएं एक हो जाती हैं, तब जाकर जन्म होता है उस नदी का जिसे हम और आप लूनी के नाम से जानते हैं। अच्छा, तो नाम की कहानी तो समझ आ गई। अब आते हैं लूनी के उस सबसे बड़े रहस्य पर, जिसके लिए ये पूरे भारत में जानी जाती है। इसका बदलता हुआ स्वाद। और ये कोई जादूगरी नहीं, बल्कि भूगोल का एक जीता जागता बड़ा ही शानदार करिश्मा। यहां पर कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है बालोतरा शहर में। अपने उद्गम से बालोतरा तक लूनी का पानी एकदम ताज़ा और मीठा होता है, लेकिन बालोतरा पार करते ही सब कुछ बदल जाता है। दरअसल यहाँ की जमीन में नमक की मात्रा बहुत ही ज्यादा है, और नदी का पानी बहते बहते उस नमक को खुद में घोल लेता है, और बस मीठी नदी खारी हो जाती है। इसीलिए तो इसे आधी मीठी आधी खारी नदी कहते हैं। वैसे इस नदी का चरित्र इतना गहरा है कि सदियों पहले महाकवि कालिदास ने इसे एक बहुत खास नाम दिया था, अंतः सलिला। इसका मतलब है वो जो सतह के नीचे भी बहती है। ये नाम इसके रहस्य को और भी गहरा कर देता है। जैसे ये नदी सिर्फ वो नहीं है जो दिखती है, बल्कि इसका एक और रूप भी है जो शायद छुपा हुआ है। तो इसके नाम और मिजाज को समझने के बाद अब जरा इसके लंबे और मुश्किल सफर पर भी नजर डालते हैं। लूनी पश्चिमी राजस्थान के सूखे धोरों के बीच से अपना रास्ता बनाती है और एक पूरे के पूरे क्षेत्र को अपनी पहचान देती है। ये कोई छोटी मोटी धारा नहीं है, जान लीजिए। अपनी शुरुआत से लेकर रेगिस्तान में खो जाने तक लूनी लगभग 495 किलोमीटर का लंबा फासला तय करती है। अब सोचिए, एक रेगिस्तान में इतना लंबा सफर तय करना, ये अपने आप में एक मिसाल है। और इस लंबे सफर में लूनी आज के राजस्थान के 7 जिलों की जमीन को सींचती है। अजमेर से निकलकर नागौर, ब्यावर, जोधपुर ग्रामीण, बालोतरा और बाड़मेर से होते हुए आखिर में ये सांचौर तक पहुंचती है। इसका फैलाव ही इसके महत्व को बताने के लिए काफी है। लूनी और इसकी सहायक नदियां मिलकर जिस विशाल इलाके को जीवन देती है ना, उसे गोडवाड़ प्रदेश के नाम से जाना जाता है। और ये सिर्फ एक भौगोलिक नाम नहीं है, बल्कि उस संस्कृति की पहचान है जो इस नदी के किनारे सदियों से पलती बढ़ती आई है। हर बड़ी नदी की तरह लूनी का भी अपना एक परिवार है, मतलब इसकी सहायक नदियां। पर इसके परिवार में एक सदस्य ऐसा भी है जो बाकी सबसे बिल्कुल अलग चलता है, एकदम बागी। और ये एक बहुत ही खास बात है, ध्यान दीजिएगा। लूनी की लगभग सभी सहायक नदियां इसके बहाव की दिशा में बाईं तरफ से, यानी लेफ्ट साइड से आकर इसमें मिलती हैं। लेकिन एक है जो इस परंपरा को तोड़ती है, और वो है जोजरी नदी। यहां साफ दिखता है कि बांडी, लीलड़ी, जवाई जैसी सारी नदियां बाईं ओर से आ रही हैं, पर अकेली जोजरी है जो दाईं ओर से, यानी राइट साइड से आकर लूनी में मिलती है। ये छोटी सी बात भी लूनी के पूरे सिस्टम को दूसरों से अलग बनाती है। लूनी सिर्फ एक बहती हुई धारा नहीं है, ये मारवाड़ के लिए उम्मीद की एक किरण है। इसके पानी को सहेजने के लिए बनाए गए बांध इस सूखे इलाके के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। और इसकी सहायक नदी जवाई पर बना जवाई बांध इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है। इसे यूं ही मारवाड़ का अमृत सरोवर नहीं कहा जाता। जरा सोचिए, जब रेगिस्तान में पानी की हर बूंद कीमती हो, तो ऐसा बांध तो अमृत के तालाब जैसा ही होगा ना। इस अमृत सरोवर को बनाने का सपना देखा था 1946 में जोधपुर के महाराजा उम्मेद सिंह ने, जो 1956 में जाकर पूरा हुआ। लेकिन समय के साथ जब पानी की जरूरतें बढ़ीं, तो एक और कमाल की योजना बनाई गई कि उदयपुर की सेई नदी को इस बांध से जोड़ा जाए। और उस योजना को हकीकत में बदलने के लिए जो किया गया, वो वाकई इंजीनियरिंग का एक चमत्कार है। 2 नदियों को जोड़ने के लिए अरावली की पहाड़ियों के सीने को चीरकर लगभग 7 किलोमीटर लंबी सुरंग बनाई गई।
ये इंसान की इच्छा शक्ति और तकनीक का शानदार मेल है। अब हम लूनी की कहानी के उस पड़ाव पर हैं जो शायद सबसे ज्यादा हैरान करने वाला है, यानी इसका अंत। ज्यादातर नदियां समुद्र में मिलती हैं, पर लूनी किसी महासागर तक पहुंचती ही नहीं। ये रेगिस्तान में ही अपना सफर पूरा कर लेती है। रेगिस्तान में विलीन होने से ठीक पहले सांचौर के पास लूनी एक दलदली इलाका बनाती है, जिसे वहां के लोग नेहड़ कहते हैं। ये ऐसा है मानो रेगिस्तान में समाने से पहले ये नदी धरती को अपनी आखिरी निशानी देकर जा रही हो। और यहीं से ये नदी आगे गुजरात के कच्छ के रण के सफेद नमक के मैदानों में फैलकर खो जाती है। इसका पानी समंदर की लहरों से नहीं, बल्कि रेगिस्तान की रेत से मिलता है। पहाड़ से शुरू होकर रेगिस्तान तक इसका चक्र यहीं पूरा हो जाता है। लूनी की ये पूरी यात्रा एक गहरा सवाल छोड़ जाती है। ये कहानी है हालात के हिसाब से ढल जाने की, अपनी मंजिल को अपने ही तरीके से पाने की। एक नदी जो कभी समंदर तक नहीं पहुंची, पर उसने रेगिस्तान को जीवन दिया। शायद यही अनुकूलन का यानी अडैप्टेशन का सबसे बड़ा सबक है।